कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल कहां पर आपको मिलेंगे कमाई के मौके। साथ ही उन शेयरों पर भी आपके सवालों के जवाब हम देंगे जिनसे अगले दिन आप कमाई कर पाएंगे। और आप हमसे अपना सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222666। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजें और #बाजार आज और कल जरूर लिखें। अब आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से भी बात करेंगे। और इसके अलावा बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। मार्केट में आज के कारोबार का हाल हमें बताएंगे आशीष चतुर्वेदी, और कल के ट्रिगर्स पर हम चर्चा करेंगे कुशल गुप्ता से। बातचीत शुरू करेंगे उससे पहले जरा आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आखिरकार बाजार में आज थोड़ी हरियाली जरूर देखने को मिली हमें। बाजार में आज हालांकि शुरुआत में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला था। शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी और फिर शुरू के आधे घंटे में ही हमने देखा निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर भी चला गया, मगर दोपहर के बाद दबाव बना और मुनाफा वसूली हावी हुई। लेकिन आखिर में जो निफ्टी था वो 60 अंक चढ़कर 15,842 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में दिखी 180 अंकों की बढ़त और बैंक निफ्टी 476 अंक चढ़कर बंद हुआ। और अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में ये जो मजबूती दिखी उसकी मेन वजह क्या रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद इंटरेस्टिंग शुरुआत की। संकेत बेहतर थे क्योंकि अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सेशन में जमकर तेजी होती दिखी और डाउ 400 अंकों से ज़्यादा मजबूत बंद हुआ और वीकेंड पर SGX निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सुबह सुबह जब भारतीय बाजारों के खुलने का वक्त हुआ, डाउ फ्यूचर्स फिसलते नजर आए, लगभग 200 पॉइंट तक लुढ़क गए और उसका असर हमारे बाजारों पर दिखा। एकदम शांत शुरुआत हुई। शांत शुरुआत होने के बाद बाजार कुछ और फिसले भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पिछले 2 दिनों के लोज पर जाकर निफ्टी रुकता हुआ नजर आया। वो था 15,740 और बैंक निफ्टी भी जो शुक्रवार को आपने लो बनाया 33,000 का एग्जैक्टली वहीं से घुमा। और शुरुआती आधे घंटे में लड़खड़ाहट के बाद जो बाजार रिकवर हुए उसके बाद मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखे। 16,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा निफ्टी और 33,800 तक बैंक निफ्टी भी पहुंचा। और उसके बाद पूरे दिन भर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार करते हुए डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए, उसका फायदा मिला भी। और फाइनली 2 दिनों के बाद आज फिर से 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 33,500 के ऊपर 2 दिन बाद बंद होने में कामयाब रहा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बेहतर थी गिरने वाले शेयरों के मुकाबले में। तो कह सकते हैं पिछले हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव, गिरावट, कमजोरी, डर के माहौल के बाद आज हल्की रिकवरी आती दिखी। इस रिकवरी के पीछे एक तो अमेरिकी बाजारों का योगदान था, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी थी। तीसरा ये भी कि FIs की तरफ से कैश मार्केट में तो अब भी बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन शुक्रवार के सेशन में वायदा कारोबार में थोड़ी बहुत इंडेक्स वगैरह में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी और हल्के बाजार भी हैं। इन सारे संकेतों के बीच में आज एक थोड़ी ही सही लेकिन हल्की रिकवरी वाला सेशन रहा। शायद रिकवरी बेहतर हो सकती थी, लेकिन बाजार कल LIC को होने वाली लिस्टिंग पर फोकस किए हुए हैं, इसलिए उसके बाद ज़्यादा बेहतर डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। और आइए अब जानते हैं किन सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, आज के इस बाजार में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल थी? देखिए, शुक्रवार को यूएस के मार्केट्स में तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। सभी यूएस के इंडाइसेस जो है अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए। लेकिन आज जब बाजार की शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की, तो शुरुआत में SGX निफ्टी ने देखें तो लगभग अपने सारे गेन जो है गंवा दिए और दिन के दौरान आप देखें तो निफ्टी में जो है 15,800 से लेकर 15,900 के जो स्तर है अधिकतम इसी रेंज में जो है कारोबार देखने को मिला। लेकिन निफ्टी बैंक की तरफ से आप देखें तो आज बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़िया था, करीब 1.5% के आसपास की जो बढ़त है आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली। और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान साफ था, करीब 1% की जो तेजी है वहां पर भी नजर आई। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो आयशर मोटर्स देखें, यहाँ पर अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज हाउस का भी जो भरोसा बरकरार देखने को मिला। इसके बाद स्टॉक में करीब 8% की तेजी देखने को मिली। लगातार गिरावट के बाद अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर करीब 4% की
के मूव देखने को मिले। एनटीपीसी और यूपीएल यहाँ पर भी देखें तो मोर और लेस करीब 3% की जो तेजी है वो आपको दिन के दौरान नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो देखिए एलजी इक्विपमेंट यहाँ पर नतीजे अच्छे थे, 19% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। क्रिसिल लिमिटेड दिन के दौरान 10% से ज़्यादा मूव्स यहाँ पर देखने को मिला। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी देखें तो 11% की तेजी जो है आपको नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। एचएल ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर दिन के दौरान बढ़िया तेजी आई, करीब 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। रेडिको खेतान की बात की जाए तो दिन के दौरान 9% से ज़्यादा की मूव्स यहां पर देखने को मिले। पूरा सीमेंट पैक अच्छे फ्लेवर में था। जो खबर आई इसके बाद देखें तो एसीसी में करीब 4% की तेजी देखने को मिली। जेके पेपर 10% का मूव देखने को मिला, लेकिन कमज़ोर नतीजों के बाद हनीवेल ऑटोमेशन ये ऐसा स्टॉक है जो लगातार गिरावट दिखा रहा है और आज के सत्र में भी देखें तो करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। नतीजों से पहले अपटिक देखने को मिला था अंबर एंटरप्राइज में, लेकिन जब नतीजे आए तो कमज़ोर रहे। इसका एक असर रहा, करीब 20% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आई। और जैसा कि मैंने कहा कि गिरने वालों की भी सूची कम नहीं है, तो आप देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ यहाँ पर कुछ खबरों का असर देखने को मिला। 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। डीसीएम श्रीराम 8% का कट यहाँ पर भी दिन के दौरान देखने को मिला। और निफ्टी में देखें तो कुछ चुनिंदा ही स्टॉक ऐसे थे जहाँ पर ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। इनमें से एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, करीब 3% का कट यहाँ पर रहा। श्री सीमेंट करीब 3%, एशियन पेंट्स में 2% और आईटीसी में भी देखें तो करीब 2% की गिरावट नजर आई। आइए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज ने आज कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1789 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3170 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सुदीप सर, स्वागत है आपका शो में। और सबसे पहले बाजार पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। 6 दिनों के बाद हमने देखा बाजार कुछ हरे निशान में बंद हुए। फिलहाल क्या अब आगे का रुख आप बाजार की तरफ देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी बरकरार है, पर जैसे जैसे यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है, इंडियन मार्केट को वहां से सहारा मिल रहा है। एफआईआईज की तरफ से अभी भी सेलिंग जारी है और डोमेस्टिक बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं जो शायद पॉजिटिव मार्केट का मूड कर सकता है। जैसे होलसिम का एक्विजिशन अदानी के जरिए होने के बाद सीमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। कुछ कॉर्पोरेट्स के नतीजे अच्छे आए और वहां पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। कल एलआईसी का लिस्टिंग है, वो एक लैंडमार्क इवेंट है इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए। शायद वहां से भी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आया है और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आता है वोलेटिलिटी रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे नजर रहेंगे और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पे नजर रहेगा। मॉनसून जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, उस पे भी नजर रहेगा। पर अब तक जो रिपोर्ट है वो शायद मार्केट अप्रिशिएट कर रहा है और देखना होगा कहां तक वो रिपोर्ट पॉजिटिव और रिपोर्ट एक्चुअलाइज होता है। बिल्कुल सर। चलिए कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कुछ एक्शन देखने को मिले। और सबसे पहले नतीजों वाले स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे। भारत फोर्ज के नतीजे आए हैं और हमने देखा भारत फोर्ज में खास तौर पर नतीजों के बाद 5% की शानदार तेजी दिखी है और जो नतीजे हैं बाजार के अनुमान के मुताबिक थे। हालांकि मार्जिन में हल्की गिरावट जरूर नजर आई है कंपनी की। तो भारत फोर्ज में सुदीप सर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, हम पिछले कुछ दिनों में भी आपसे बात कर चुके हैं कि ऑटो एंसिलरी में हमारा मूड पॉजिटिव है और हम निवेशक को सलाह यही दे रहे हैं कि बजाय ऑटो सेक्टर में निवेश करें, ऑटो एंसिलरी में निवेश करें, क्योंकि ऑटो सेक्टर में ईवी के चलते बहुत उथल पुथल चल रहा है और बताना मुश्किल है कौन सा कंपनी इवेंचुअली सक्सेसफुल होगा। बहुत ही वोलेटाइल स्टेज है ऑटो इंडस्ट्री में। इसके बजाय अगर ऑटो एंसिलरी के जरिए ऑटो इंडस्ट्री में पोजीशन ली जाए तो वो बेहतर होगा और इसमें खास मदरसन सुमी, भारत फोर्ज जैसा दिग्गज कंपनी जिनका कि ग्लोबल बिजनेस है, बहुत अच्छा पकड़ है, वहां पे निवेश किया जा सकता है। नतीजे अच्छे आए, आने वाले दिनों में भी नतीजे अच्छे होने की संभावना है। यूएस में जो भारत फोर्ज का कामकाज है, वहां पे यूएस में जो हेवी ड्यूटी ट्रक्स है उसके लिए फोर्जिंग्स बनाते हैं और वहां पे रिकवरी देखने को मिला है, वो भारत फोर्ज के बेनिफिट कर रहा है।
और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये चलता रहेगा। तो भारत फोर्ज में जरूर खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे लंबी अवधि के लिए। 1 साल का मिनिमम नजरिया होना चाहिए। भारत फोर्ज में 1 साल के नजरिए के लिए खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। जीएसके फार्मा पे चर्चा करते हैं। नतीजे आज आए। कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफा 14.25 करोड़ से बढ़कर 1219 करोड़ रुपए हुआ है और कंपनी ने साथ ही 90 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब जीएसके फार्मा में निवेशकों को क्या करना चाहिए? फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि एक वाइल्ड बुल रन देखा जाएगा यहाँ पे। पर जीएसके फार्मा जैसे कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ इसमें अप्रिसिएशन का उम्मीद मत करना। हाँ, रिजल्ट डिविडेंड के चक्कर चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूड आया है, काउंटर में थोड़ा खरीदारी देखने को मिला है, पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा इवेंट कंपनी में नहीं है जो कि प्राइस को ऊपर ले जाएगा। पर लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिविडेंड देता है, अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अच्छा प्रोडक्ट पाइपलाइन है, ग्लोबल पेरेंटेज है, तो यस कैन बी बॉट, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर मीडियम टर्म। ओके, बिल्कुल। तो जीएसके फार्मा में लंबी अवधि के नजरिए के लिए खरीदारी आप कर सकते हैं। रेमंड के नतीजे भी अच्छे रहे हैं और कंपनी को 56.5 करोड़ रुपए के मुकाबले 263 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आमदनी भी 1363 करोड़ रुपए से बढ़कर 1958 करोड़ रुपए हो गई है। मार्जिन 11.5% से बढ़कर 17.5% हो गया है। अब रेमंड खासतौर पर कल कैसा एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट करें सुदीप जी, और क्या राय रहेगी स्टॉक पर? देखिए, ये अनलॉक थीम यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि गो बैक टू ऑफिस, गो बैक टू फॉर्मल वेयर, गो बैक टू जो एथनिक कैजुअल वेयर, वो सब वापस आ रहा है क्योंकि अनलॉक सारा कंट्री में हो गया है। और रेमंड जैसे कंपनी जो इस सेगमेंट में प्ले करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। पिछला क्वार्टर भी ठीक ठाक था, अभी जो क्वार्टर चल रहा है वहां पे भी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रेमंड का खासियत ये है कि बहुत अच्छा रियल एस्टेट प्ले भी यहाँ पे आ गया है। जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है रियल एस्टेट जो एसेट्स है उसके जरिए, वो भी कंपनी को फायदे में ला रहा है। तो ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो वहां खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा मतलब सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ रहा है। तो पर तुरंत अगर खरीदारी की जाए तो आप 6 से 12 महीने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए रेमंड में खरीदारी की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। अब कुछ कॉलर्स लेते हैं। आयशर मोटर्स पर सवाल पूछ रहे हैं जामनगर से गोविंद शाह। आयशर मोटर्स के 100 शेयर इनके पास है और इनका खरीद है 2320 रुपए का। हमने देखा आयशर मोटर्स में खास तौर पर शानदार नतीजों से शेयर में काफी अच्छी खासी तेजी दिखी है और शेयर 7% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना है। क्या करें ये आयशर मोटर्स में? देखिए, ट्रैक्टर ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन पिछले दिनों में देखने को मिला था। अप्रैल ट्रैक्टर सेल करीबन 89,000 यूनिट था, जो कि एक मिसाल बन गया है क्योंकि पिछला पीक था 2019 में कहीं किसी मंथ में 66,000। तो ओवरऑल ट्रैक्टर सेक्टर में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है, तो एस्कॉर्ट्स को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। पर अगर ओवरऑल ट्रैक्टर सेक्टर देखे तो एमएनएम में अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो अगर ट्रैक्टर सेक्टर में खरीदारी करनी है तो मैं तो एमएनएम के जरिए प्ले करने की सलाह दूंगा क्योंकि एमएनएम में बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं और वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट में रहना चाहते हैं तो एमएनएम में खरीदारी कीजिए। बिल्कुल, तो ट्रैक्टर सेगमेंट में एमएनएम में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत से डिंपल वघानी पूछ रही हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सवाल। 200 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 465 की। जेके लक्ष्मी सीमेंट, क्या राय रहेगी सर? देखिए, सीमेंट में पॉजिटिव मोमेंटम आया है और हम लोगों को लगता है कि सीमेंट में अच्छा ट्रैक्शन आने वाला साल में मिलेगा। एक बहुत अच्छा टेलविंड क्योंकि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारे जो सरकार के स्कीम, प्राइवेट सेक्टर का जो एक्टिविटी है उससे सीमेंट को फायदा हो रहा है।
स्पेसिफिक काउंटर आपने ऊपर भाव में लिया है तो शायद इसीलिए आप लॉस में है और आपका वैल्यूएशन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी बरकरार है। पर बाय एंड लार्ज सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव व्यू है। अगर आप सीमेंट सेक्टर में ही निवेशित रहना चाहते हैं तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक में निवेश कीजिए, क्योंकि छोटे मझोले शेयर छोड़ के जो लीडिंग कंपनीज है वहां पे निवेश करने की सलाह देंगे। अल्ट्राटेक में वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी अट्रैक्टिव है, तो हमारी सलाह तो ये होगी आप एग्जिट ले लीजिए और अल्ट्राटेक खरीदिए। ओके, तो सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह है सुदीप बंदोपाध्याय की। अब अगला सवाल लखनऊ से श्रेयस का आ रहा है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछे हैं। 200 शेयर है, इनकी खरीदे 1800 रुपए की। हमने देखा नतीजों के बाद शेयर में करीब 6 से 7% का उछाल भी देखा गया है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज क्या सलाह रहेगी? देखिए, इस सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि बालकृष्णा एक हटके कंपनी है टायर सेक्टर में, पर ये ऑफ रोड टायर्स बनाते हैं और इनका डिमांड यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा है, यूरोप में भी है और यहाँ यूएस में देखने को मिला है कि डिमांड बढ़ रहा है, इनकी बिक्री भी बढ़ रही है, तो व्यू तो पॉजिटिव है। वैल्यूएशन थोड़ा अभी भी ऊपर है, पर अगर आप लंबा समय तक निवेशित रहना चाहते हैं तो जरूर खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पे। ओके, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। मुस्कान यादव हिसार से सवाल पूछ रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर 20 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 4655 की। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या राय रहेगी? हॉस्पिटल स्टॉक्स में जो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था वो मोमेंटम में थोड़ा रुकावट आया था और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, परफॉर्मेंस भी उतना ठीक नहीं था। पर अभी जो क्वार्टर आया है, क्वार्टरली रिजल्ट पर्टिकुलरली अपोलो में बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स को खुश कर सकता है। तो अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में ही निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित रहिए, पर अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में ऐसा कुछ आपका फैसिनेशन नहीं है तो हमारी सलाह तो ये होगी हॉस्पिटल सेक्टर से आप निकल के आप डायग्नोस्टिक सेक्टर में निवेश करिए, क्योंकि अभी भी वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन और बहुत अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, निवेशक का ध्यान भी वहां पे है, तो आप डायग्नोस्टिक में निवेश कर सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर से एग्जिट लेके। अब जाते हैं कल के लिए बाजार के लिए कौन से होंगे अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, जरा बताइए बाजार के लिए कल कौन से मेन इवेंट्स होने वाले हैं? जी, तो कल के हिसाब से इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है अहम होने वाले हैं, खासकर अगर आप नंबर्स को देखें और साथ ही अहम जो आईपीओ है पारादीप फॉस्फेट्स का वो भी खुलने वाला है 17 मई। आप देखिए कल भारतीय एयरटेल के साथ साथ आईओसी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, साथ ही एफएनओ स्पेस से अबॉट इंडिया, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, पीआई इंडस्ट्रीज, डीएलएफ और साथ ही जीएमआर इंफ्रा भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। एलआईसी की ऑल इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सबसे अहम इवेंट कल का यही रहने वाला है। नतीजों के साथ साथ 902 से 949 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर प्राइस बैंड तय किया गया था। सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया था। पारादीप फॉस्फेट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 1500 करोड़ का लगभग ये आईपीओ है। साथ ही आईओसी के नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। बढ़ती कॉटन कीमतों पर कल 1 बजे यहाँ पर बैठक होने वाली है। कपड़ा मंत्रालय की ये बैठक है तो यहाँ पर फोकस रहेगी। साथ साथ आप देखिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चीफ्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए दिखेंगे क्रेडिट फ्लोस पर रिव्यू करने के लिए। भारत का डब्ल्यूपीआई आंकड़ा भी आता हुआ नजर आएगा अप्रैल महीने का। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से देखेंगे तो यूएस के इंडस्ट्रियल और रिटेल सेल्स जो डेटा है अप्रैल महीने के वो भी आते हुए नजर आएंगे। अब कल के बाजार पर आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजार किस तरह का ट्रेड दिखाते हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट और नेस्डेक फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि हल्की कमजोरी का मिला जुला सा ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में रह सकता है, ये अनुमान आप लगा सकते हैं। तो अमेरिका के संकेत तो हम देखेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे अपने संकेत 2 अहम होंगे। पहला, डेटा के लिहाज से कि क्या वाकई में आज के सेशन में भी एफआईज ने कुछ शॉर्ट कवरिंग की है या नहीं, कुछ खरीदारी की है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और ट्रेडर्स अभी भी हल्के हैं क्या। दूसरा, कल
LIC की लिस्टिंग भी है, उम्मीद सुस्त लिस्टिंग की है, हल्की ठंडी लिस्टिंग की है, और उससे बाजार का मूड माहौल चेक करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों ट्रिगर्स के बीच में जो सपोर्ट है आपके लिए वो 15,675 से लेकर 15,750 की रेंज में कल भी रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 15,975 से 16,075 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,300 सपोर्ट रेंज है, और 33,800 से 34,100 ऊपर रुकावट की जगह। इन रेंज में आपको कल भी ट्रेड करना होगा। और आइए अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की रणनीति जानने का, जिससे कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। किरणजादा.com के आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट क्लोज होते वक्त BHEL भेल में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि भेल का 49 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी, जो कि आज का क्लोज करीब करीब 2 रुपए के आसपास है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ₹1.50 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा ₹3.20 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹3.50 का। भेल का 49 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। बहुत धन्यवाद आशीष जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और सुदीप सर आपके पास आएंगे और जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। अब 2 शेयर में इन्वेस्ट करने का जिक्र निवेशक को कर ला लंबी अवधि के लिए। पहला शेयर है बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज PSU का बैंक SBI। नतीजे बहुत अच्छे थे, लोन ग्रोथ, तगड़ा लोन ग्रोथ हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत अच्छा स्थापित होगा। एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, और इनकी जो दिग्गज सब्सिडियरीज है वहां पे भी अच्छा खासा कामकाज चल रहा है। लगता है कि 600 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा कंपनी वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज है, लार्सन टुब्रो का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा ऑर्डर बुक देखने को मिला था, और ऑर्डर इनफ्लो भी बहुत तगड़ा है। एसेट मोनेटाइजेशन का काम बहुत जबरदस्त चल रहा है। इन्होंने जो इनके IT सब्सिडियरी वहां पे एक कंसोलिडेशन किया। ओवरऑल IT क्षेत्र में भी अच्छा पकड़ है इनका, और सारा जो कामकाज चल रहा है इनका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन रिलेटेड केपेक्स, इसकी बात चल रही है, उसका बहुत बड़ा फायदा लार्सन को मिलेगा आने वाले दिनों में। 1900 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सुदीप सर, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।